Welcome to the channel Easy Trick for the Computer Science student, as well as those students who learn something new in the computer science field. So that topic is related with the computer networks, very important aspect of the local area network, and we already covered the part 1 by the yesterday video tutorial, or the link available into the description box. So those students who don't learn and see the previous video, kindly, it's very mandatory part to see the previous part, and after that you will shift into the next part. This is the current part of the next part, and after that you will grab the previous part and the next part knowledge. So in the previous part we was discuss about the MAC and the LNC format, where the optional and the error detection things having here, and now we will discuss about that which topologies are the best for the LAN protocols. So there are the three topologies used into the IEEE standard format, that is the bus, ring and the star, because LAN is the very smallest network. For the smallest network, these three topologies are very best. In the bus topology, topology number 1 based on the small network, that is the A network, A copies frame as it goes from the particular thing. This is the A network, and the A network having the 1, 2 and the 3 figures. फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पे से स्टार्ट हुआ हुआ है और आगे की तरफ जाएगा, और जैसे ही आगे की तरफ जाएगा तो डेस्टिनेशन मशीन पे जाते जाते ये यहाँ पे आएगा, और फ्रेम इज नॉट एड्रेस टू बी, बी को एड्रेस नहीं किया उसने, उसने एड्रेस किया था कि ए के पास चीज़ जानी चाहिए, तो ए के पास चीज़ नहीं गई है तो रीअसेंबली ज़रूरी है। तो इग्नोर, अगर अब रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी भी चल रही है तो बस वैसे चलती है तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बट अगर आप उसको एज पर द फ्लो ऑफ डेटा की तरफ से टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस पे लेके जाते हो तो ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज द सिंपल बस टोपोलॉजी कि आपकी वन टाइम से इधर से डेटा जाना और इग्नोरेंस पावर से नहीं होगा और सिक्योरिटी नहीं होगी। बट अब जब इसको IEEE स्टैंडर्ड से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटी है, क्योंकि ऑलरेडी जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे अनेबल करवा दिया गया है कि ए का डेटा ए को ही मिलना चाहिए, बी के पास ट्रांसमिशन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब जाएगा भी सी के पास तो ये इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका डाटा नहीं है। तो डाटा नहीं है तो टेलर मैच ही नहीं करेगा, तो आगे की तरफ डेटा जाएगा ही जाएगा और वापस फिर यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड फ्रेम में आके वो रिसीविंग अपनी दे देगा। एंड फिर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से जब ए ने अपना ट्रांसमिशन किया था और बी ने उसको इग्नोर कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिट्रांसमिशन का जो फीचर है IEEE स्टैंडर्ड का, वो वाया टैप अलाउ करेगा हमें कि आप रीअसेंबली भी करवा सकते हो और डेटा इस तक ही पहुंचेगा ऑटोमेटिकली बस टोपोलॉजी की हेल्प से। एंड सिक्योरिटी बेसिस ही जो इसमें हमने देखा है कि हेडर इंक्लूडेड हो जाते हैं सबको, तो ए को ट्रांसमिशन मिलनी है, बाकी सारा इग्नोर कर देगा। इस तरह से बस टेक्नोलॉजी IEEE स्टैंडर्ड में एंटर हो जाती है। बस टोपोलॉजी 2 का जो होता है वो नीड टू रेगुलेट ट्रांसमिशन होता है कि अगर कहीं पे भी कोलिजन आ गया है, आपका ओवरलैप हो रहा है, गार्बेज वैल्यूज बार बार जा रही है, सेस ब्लॉक हो रहा है, तो सोल्यूशन यही है कि ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू द डेटा लिंक लेयर के हिसाब से स्मॉल ब्लॉक्स में करवाओगे फ्रेम्स में, तो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि स्मॉल ब्लॉक्स में करवाएंगे तो फ्रेम उसी को ही एक्सेप्ट करेगा जिसका वो पार्ट है। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली एक क्लोज लूप के अंदर यहाँ वर्क करती है, जो डाटा ट्रांसमिशन के फ्रेम्स को पास ऑन करती है विद द सर्कुलर मैनर। सर्कुलर मैनर में हर जगह जब भी सर्कुलिंग चलनी है तो क्लोज लूप में जाएगी, लिंक्स यूनिडायरेक्शनल होंगे, यूनिडायरेक्शनल में जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो रिसीव डेटा होगा वन लिंक एंड रीड ट्रांसमिटर ऑन अदर पे होगा, तो स्टेशंस रिपीटर्स पे जाएंगे। तो एक्सेसिबिलिटी में IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका सोल्यूशन हमें ये देगी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से आप स्टेशन का इंसर्ट फ्रेम क्वाड्रेचर की हेल्प से एंटर करवा सकते हो, और उसमें डेटा ट्रांसमिशन जो है वो रिकॉग्निशन में एड्रेस और कॉपीज फ्रेम जो होते हैं, क्योंकि एक ही फ्रेम का पार्ट है तो आप उसको उस फ्रेम के द्वारा ही एंटर करवाइए जिसको आप पहुंचाना चाहते हो। तो सोल्यूशन ये होता है कि फ्रेम ट्रांसमिशन जब रिंग लैन में एंटर करती है तो ट्रांसमिशन ने स्टार्टिंग फ्रॉम द जो कॉपीज उठानी है
फॉर एग्जांपल सी ट्रांसमिशन फ्रेम कर रहा है एड्रेस टू ए, सी ए को अगर दे रहा है तो सर्कुलर में वो घूम रही है, बी भी है बीच में, तो फ्रेम इज नॉट एड्रेस टू बी, बी के पास तो आना ही नहीं चाहिए था, ए के पास जाना चाहिए था, फिर घूमेगी, कॉपी करेगी, फिर घूमेगी, ए के पास जाएगी और ए ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन करेगा सी को ए और ए को सी, ऑटोमेटिकली रिंग लैन भी फ्रेम में कॉन्सेप्ट में आ जाएगी और सारा कॉन्सेप्ट ए और सी में एंटर कर जाएगा इस तरह से। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच यूज हो रहे हैं, सेंट्रल नोड वो खुद ही होती है, तो इसमें फुल डुप्लेक्स हम बाय डायरेक्शनल चल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इधर से डेटा जाना है, इधर से आना है। तो सेंट्रल नोड स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच है, तो हब की हेल्प से हम फिजिकल स्टार बनाएंगे, यहाँ पे फिजिकल स्टार होगा बट लॉजिकली ये काम करेगी बस की तरह कि ट्रांसमिशन करवाती जाएगी, बस में जैसे काम होता है। तो मीडियम ब्रॉडकास्ट में डाल दिया गया है कि फुल डुप्लेक्स है, हर तरफ से लिंक मिल सकता है, और सेंट्रल नोड एक स्विच को भी ट्रांसमिट कर दी गई है कि रीट्रांसमिशन करनी है तो स्विच कर सकता है, हम नहीं कर सकती। और उसमें आज की टेक्नोलॉजी में हम स्विच इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हब में रीट्रांसमिशन का फीचर नहीं है, डेटा लिंक लेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सो मैक लेयर जो होती है वो लैन को हमेशा ब्रॉडकास्ट मीडिया पे लेके जाती है, इस वजह से रिंग भी मीडियम एक्सेस कंट्रोल पे वर्क कर रही है, और हमारी जो रिंग का टोपोलॉजी का हमने पार्ट देखा है अभी वो भी सारा इसी के ऊपर बेस्ड है, और चैनल एलोकेशन ये करता है क्योंकि चैनल एलोकेशन करनी जरूरी है कि डेटा किसके लिए ब्रॉडकास्ट में किसके पास जाना चाहिए स्टार की हेल्प की वजह से। तो सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज दोनों तरह से जाता है। सिंक्रोनाइज में अगर सबको सेम डेटा चाहिए तो स्टैटिक सोल्यूशन है कि चैनल एलोकेशन में डुप्लीकेसी ना क्रिएट की जाए और सबको डेटा दे दिया जाए, और अगर वो ट्रांसमिशन होनी ही चैनल एलोकेशन में दो तरह से है कि उसको असिंक्रोनस दो, डायनामिक दो, सोल्यूशन दो उसमें कि कैसे कर सकते हैं, तो दो कैटेगरीज हैं, राउंड रोबिन एल्गोरिथम एंड द कंटेंशन पार्ट। राउंड रोबिन का जो पार्ट होता है हमारे पास, स्टैटिक चैनल एलोकेशन पहले देखते हैं कौन कौन सी है, फिर हम राउंड रोबिन और अपना पार्ट जो है सेकंड प्ले करेंगे कि उसमें काम कैसे होता है। सो इन द स्टैटिक चैनल एलोकेशन में जो होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है कि टोटल टाइम जो है उसी में ही सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक चैनल एलोकेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस इन फ्यूचर में नहीं हो सकती। सो ईच यूजर इज द स्टैटिस्टिकली allotted to the one time slot, मीन्स जितना भी टाइम उनको इशू होगा वो सिंगल टाइम स्लॉट में ही सारा काम उसको करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बेस्ड, इफ अ पर्टिकुलर यूजर डज नॉट हैव एनीथिंग टू सेंड, कोई नहीं कर रहा तो उस टाइम पे आइडल है तो वेस्ट हो रहा है चैनल का टाइम पीरियड भी, but user may not utilize the whole channel for a time slot, thus it's inefficient because कि क्यों ये बोला जा रहा है, क्योंकि अगर कोई चैनल आइडल चल रहा है आप उसको यूज नहीं करना चाहते तो वो स्टैटिक टाइम था, टाइम निकल गया तो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट हो जा रहा है, बट जो टाइम स्लॉट आपको मिली है अगर आप उसको यूज कर लेते हो तो वन टाइम ही स्लॉट मिलती है इसमें। सो इसके लिए इसमें जो प्रोसेस दिया जाता है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दिया जाता है, ताकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से आप इसकी एंट्री कर सको। अगर चैनल एलोकेशन अकेली करोगे तो फिर डेफिनेटली एक फ्यूचर आपका आ रहा है कि आपका पार्ट जो है वो पर्टिकुलरली हम नहीं लेना चाहते, तो उस पार्ट में हमने ये देखा है कि जो चैनल एलोकेशन एक बार वंस अगेन हो जाएगी तो उसमें आपका पार्ट जो है वो एंटरटेन नहीं होगा अगर आप टाइम डिवीजन से चले जाओगे, क्योंकि देखिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहती क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेड दैट कि ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इंडिपेंडेंट जो भी होगा, सोर्स साइड से जो ट्रांसमिशन होने वाली है और रिसीविंग साइड पे जो जाने वाली है वो एक सिंगल पाथ के थ्रू आनी चाहिए और सिंक्रोनाइज करनी चाहिए स्विचेस के अंदर अंदर, और हमें पता होना चाहिए कि वो किस पार्ट से आ रही है, और अगर वो उस पार्ट से नहीं आ रही है तो फिर आपका पार्ट सिंक्रोनाइजेशन में एंटरटेन नहीं हो सकता, और मेजर इसका इशू यही आएगा कि अगर उस टाइम डिवीजन को किसी ने स्लॉट को यूज नहीं किया तो टाइम ऑटोमेटिकली वेस्टेज में चला जाता है। एज बार अगर हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक में होता ये है कि अगर आपका टाइम वन टाइम कभी भी इशू में आ गया है, आप नहीं यूज कर पा रहे हो, वेस्टेज हो गई है फाइन, बट रीअसेंबली भी अगर करवानी है तो डायनामिक चैनल एलोकेशन के अंदर हो सकती है। स्टैटिक में ये एंट्री हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें टाइम डिवीजन भी एक पार्ट कर रही होती है। सो डायनामिक चैनल एलोकेशन जो होती है
वो फ्रीक्वेंसी चैनल्स उसके परमानेंटली नहीं होते, नॉट बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी चैनल्स परमानेंटली, क्योंकि आपने देखा स्टैटिक चैनल में फ्रीक्वेंसी भी परमानेंट है, तो इसमें चैनल्स को असाइन किया जाता है एज पर द यूजर नीड एंड द नेटवर्क एनवायरनमेंट विद द प्रॉपर बैंडविड्थ. So the availability of the channels are definitely kept into the queue और इन द स्पूल. स्पूल मीन्स एंड क्यू मीन्स कि अगर कोई आइडल नहीं चल रहा तो वेटिंग में आपको डाला जा सकता है, बट आपको एज पर द रिक्वायरमेंट भी दिया जा सकता है. और इस एलोकेशन चैनल की जो एलोकेशन होती है डायनामिक की, वो टेम्पररी होती है, जबकि स्टैटिक की एक फिक्स्ड होने की वजह से वो एक परमानेंट होती है. सो इसमें हमने जो राउंड रॉबिन का देखना है, राउंड रॉबिन का जो पार्ट प्ले होता है, वो राउंड रॉबिन पार्ट प्ले कैसे करता है. राउंड रॉबिन का जो शेड्यूलिंग पार्ट है इसमें, वो ईच स्टेशन हैज टू टर्न टू ट्रांसमिट. क्या है कि इन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में जब रेडी होती है टास्क कोई भी, तो टर्न बाय टर्न सबको एक इक्वल शेयरिंग इन्वायरमेंट मिलता है. सेम एज दैट एक साइक्लिक इन्वायरमेंट मिलेगा कि अगर आप क्यू में लगे हुए हो तो डेफिनेटली एक साइक्लिक इन्वायरमेंट में आप एंटर करोगे और लिमिटेड टाइम स्लाइस मिलेगा विद द एल्गोरिथम, क्योंकि राउंड रॉबिन में कभी भी जो एंट्री होती है वो इन द सर्कुलर क्यूज में होती है. कि मान लो ऑलरेडी एक सिस्टम बिजी चल रहा है, तो ये आपका आइडल नहीं चल रहा, तो वेटिंग मशीन में हो आप, वेटिंग पोजीशन में हो ना आप, तो आइडल है नहीं है. तो जैसे ही आप वेटिंग इसका काम प्रोसेस का खत्म हो जाएगा, ये आइडल हो जाएगा, आपको ये मशीन मिल जाएगी और स्पूल में एक और एंट्री हो जाएगी जो वेटिंग में एंटर कर रहा होगा. और वेटिंग टाइम भी जो है इसमें जो एलोकेशन में राउंड रॉबिन में दिया जाता है वेटिंग टाइम, वो आपका बहुत सिंपल सा स्लो सा होता है, ज्यादा नहीं होता राउंड रॉबिन, क्योंकि एक प्री एम्प्टिव एल्गोरिथम है बेसिकली, जिसमें सीपीयू जो है वो शिफ्टेड करता रहता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिक्स्ड इंटरवल टाइम, कोई ना कोई क्वांटम देता रहता है टाइम स्लाइसेस में, और क्यू में से सबको निकाल के एक सिंक्रोनाइजेशन में राउंड रॉबिन की हेल्प से दे देता है. जैसे हाइब्रिड मॉडल हम बनाते हैं ना, क्लॉक ड्रिवन पे बेस्ड होते हैं, कि कभी आप जो चीजें किसी से लेके कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर में रहेगा, क्योंकि आइडल भी होनी है मशीन कभी ना कभी, और क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना पार्ट होता है, तो उसमें भी ये वर्किंग हमेशा करता रहता है. जैसे प्रोसेस क्यू में ऑटोमेटिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे चलता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर अपने माइंड में क्लब करोगे, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस होता है कि मान लो कि हमने 4 प्रोसेस भी चलाने हैं और 4 प्रोसेस हमारे लाइन में लगे हुए हैं, P1 P2 P3 P4 ऐसे लगे हुए हैं, तो इक्वल टाइम स्लॉटिंग पे भी इसको जब एंट्री मिलेगी, तो वो राउंड रोबिन एल्गोरिथम का जो सिनेरियो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना सिनेरियो है. और जो कंटेंशन है डायनामिक चैनल एलोकेशन की, कंटेंशन में जो होता है सारे स्टेशन को ट्रांसमिशन मिलती ही मिलती है. कंटेंशन का जो पार्ट इसमें चल रहा है कि जो राउंड रॉबिन करता है, वो तो आपको पता लग गया कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना पार्ट है. बट जब कंटेंशन पीरियड होता है ना कंप्यूटर नेटवर्क में, तो कंटेंशन बेसिकली मीडिया असेस मेथड के साथ हमेशा होता है, और उसके साथ ही ब्रॉडकास्ट मीडियम में क्योंकि शेयरिंग है इसकी, तो उसमें भी ये चलता है. और कंटेंशन किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क में किसी भी टाइम पे चल सकती है. इसका मेजर काम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको देना है. सो सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है इसमें कि अगर ट्रांसमिशन में सेम टाइम पे कोई एंटर हो जाए तो उसमें हो सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता. कंटेंशन जो बेसिकली यूज होती है ना दो स्टेशन के बीच में, जब वायरलेस नेटवर्किंग आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हो, तब आपका कंटेंशन भी चल रहा होता है, क्योंकि जब वायरलेस में आप एंटर कर जाते हो तो कंटेंशन में हमारा काम जो है लैन में CSMS CD करती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कंटेंशन पीरियड जो होता है अब ट्वाइस होता है प्रोपेगेशन डिले, मतलब अगर टाइम पीरियड लेना तो उससे वो होता है जो पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं अगर टाइम पे नहीं हो रहे, तो पास्टी ट्रैफिक को भी ये हैंडल करता है, क्योंकि इसका मेजर काम जो है वायरलेस नेटवर्किंग के साथ ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी है. इथरनेट CSMA CD बेसिकली अब इसी का ही पार्ट होता है. इथरनेट का जो CSMA CD है दैट इज द मेजर पार्ट की जब ब्रॉडकास्ट में इंटरनेट सारे यूज कर रहे हैं और मिलियन ऑफ पीपल उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो CSMA CD कैसे वर्क करेगा. वो कैरियर सेंस मल्टीपल असेस है विद द कोलिजन डिटेक्शन, की अगर डिटेक्शन हो गई है, ये किस स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट में पहले वो बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये. ईथरनेट का अपना प्रोटोकॉल है और उसकी ही सर्विस है
हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि जब टैब पे ऑटोमेटिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स अपना काम कर रहे होंगे, इंटरनेट चल रहा होगा, इंटरफेसेस अलग अलग चल रहे हैं, तो क्या काम CSMA CD करवाएगा? डेफिनेटली ये एज अ प्रोटोकॉल चल रहा होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल के साथ, क्योंकि मीडियम एक्सेस कंट्रोल ही कंटेंशन पीरियड को हैंडल करवाता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया को हैंडल करवाता है, फुल डुप्लेक्स को हैंडल करवाता है। सो लैन में हमने IEEE 802.3 स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट जो 1980 में आई थी वो देखी थी पहले। अब जो स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट आएगी, क्योंकि जो 0x हमारा इंटरनेट 1976 में उससे भी पहले आया था मेटकल पे, तो उसको भी यूज हुआ है और CSMA-CD का भी यूज हुआ है। और CSMA-CD का जो एक्चुअल पार्ट प्ले होता है हमारा, वो आई उसके बाद जो IEEE स्टैंडर्ड 802.3 आया था, उसके भी 1983 में एक अलोहा नेटवर्क आया था कंटेंशन नेटवर्क में, उसको देखेंगे। सो ये हमारा पार्ट हम यहाँ तक देखते हैं पहले, और डेफिनेटली एक बीच में रिव्यू पार्ट आएगा CSMA-CD का प्रॉपर एलोकेशन ये कैसे करता है, एक एल्गोरिथम आपको मिलेगा, और टाइम शेयरिंग की एल्गोरिथम की जो पार्ट होती है वो कैसे प्ले हो रही होती है, उसको भी हम जरूर इस पार्ट में एक मॉड्यूल में ऐड ऑन में मैं आपको डालूंगी और आप उसको देखिएगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट के साथ आफ्टर दैट। जो पार्ट है इसका एड ऑन का वो डेफिनेटली आपको कल तक जरूर मिल जाएगा इसी चैनल पे। And if you have any query regarding this topic, kindly comment it to the comment box. And if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly grab the good knowledge and share with your loved ones. Till then, take care. Thank you. God bless to all of you.